नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसी चल रही है तैयारी, कमेंट करके बताइएगा। कुछ बच्चों का कमेंट भी आया है कि थोड़ा सा एग्जाम को लेकर के डर भी रहे हैं, और ये स्वाभाविक है। देखिए, जो गंभीर बच्चा रहेगा वो डरेगा, उसको लगता होगा कि सब भूल जा रहे हैं या पता नहीं कैसा पेपर आएगा क्या है। तो गंभीर बच्चों के साथ ये समस्या होती है, लेकिन ये विश्वास मानिए कि आप पढ़ रहे हैं इसीलिए आप डर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए तो परीक्षा एक तरीके से पिकनिक की तरह है कि जा करके बिंदास जाएंगे, दे करके आएंगे, और वही जब बाहर निकलेंगे मीडिया उडिया रहती है, पूछेंगे कि कैसा पेपर था, तो कहेंगे एकदम हलवा पेपर था और इतना आसान पेपर तो अब क्या कहा जाए, सब करके आए हैं। और इस पे एक छोटी सी कहानी होता है। जब मैं यूपीएससी का एग्जाम देता था, तो 1 मिनट लगेगा, तो हमारी बुआ की लड़की थी और वो मैरिड थी, दीदी हमारी थी। तो वो पेपर देने गई और वो भी गई थी, यूपीएससी का फॉर्म उन्होंने भी डाला था और हमने भी दिया था। तो फिर वो फोन करी तो पापा से बोली कि मतलब मेरे पापा से फोन करके कि मामा इतना आसान पेपर आया था, क्योंकि हम तो थोड़ा सा तैयारी में नहीं थे, पढ़ नहीं पाए, नहीं तो हम तो वैसे ही पास हो जाते, लेकिन संदीप जरूर पास हो जाएगा मामा, क्योंकि बहुत आसान पेपर था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि यूपीएससी का पेपर था। तो फिर जब हमारी पापा से बात हुई तो पापा ने कहा कि यार नंदनी फोन करी थी, वो कह रही थी कि बहुत आसान पेपर था। और कैसा रहा पेपर था? हम कहा पापा आसान तो नहीं था, पेपर तो स्तरीय था, और देखिए आश्वस्त तो नहीं है कि पीटी निकलेगा। तो बोले कि यार तुम पढ़ नहीं रहे हो क्या है। और उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो वो कुल 8-10 नंबर पाई ही थी दीदी हमारी। तो ऐसे भी बच्चे जाते हैं तो उनके लिए, और मेरा निकला था, मैं पीटी पास था यूपीएससी का। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो गंभीर बच्चे रहेंगे उनको डर लगेगा, और नॉन सीरियस बच्चों के लिए तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग डरिए नहीं, निरंतर पढ़ते रहिए, और इस समय केवल रिवीजन मोड, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि नया पढ़िएगा आपको लगेगा कि अरे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, तब आप घबरा जाएंगे। और ऐसे में आप जो है, जो आता भी रहेगा उसमें भी आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम चाहे प्रीलिम्स हो या मुख्य परीक्षा में जब बच्चे आप लोग देने जाते हैं, तो हम एटलीस्ट 15 दिन पहले एकदम नई चीजों से पढ़ने के लिए परहेज करवाते हैं। पीटी में चूंकि करंट अफेयर्स होता है, तो करंट अफेयर्स इंटरेस्टिंग होता है, और करंट अफेयर्स लास्ट मोमेंट तक पढ़ना भी चाहिए। करंट अफेयर्स हुआ, आर्थिकी हुआ, जनगणना हुआ, जो डाटा से संबंधित चीजें हैं, आप उसको रिवीजन करते रहिए, दोहराते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए संस्थान देखिए लगातार करंट अफेयर्स पे काम कर रहा है, और ये हमारा अति महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्यों के जो तीसरा पार्ट है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो उसकी समरी हो रही है। तो अगर आप लोग पीछे का करंट अफेयर्स आप नहीं भी देख पाए हैं किसी कारणवश, तो केवल आप ये जो वन लाइनर है इसे देख लें, तो आप मतलब विश्वास मानेगा कि 80% कवर जो है इन्हीं जो तीसरा है, 2 मान के चलिए और आएगा, 2 से 3, मतलब कुल 6 वीडियो में, और 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो हैं। तो 2-2.5 घंटे की क्लास में आपका पूरा मतलब 1 वर्ष का करंट अफेयर्स की समरी जो है हम इन्हीं वन लाइनर के माध्यम से करा देंगे। तो आप लोग जो है धैर्य पूर्वक देखते रहिए, और दिन भर में 2 बार आएगा, एक सुबह एक शाम को, मतलब आपको 1 घंटा देना है, और करंट अफेयर्स को लेकर के फिर आश्वस्त हो जाना है। टाइम तो जान ही रहे, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे वीडियो आ ही रहे हैं। तो आइए अपना जो अगला पॉइंट है देखते हैं कि वह यूरोपीय देश जिसने अक्टूबर 2024 में 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए, यूरोपीय देशों की बात हो रही है। यूरोपीय देशों में नॉर्वे ने जो है सोशल मीडिया पर 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। और पीछे की क्लास में मैंने ऑस्ट्रेलिया को भी बताया है। तो चूंकि यहाँ यूरोपीय देश पूछा गया है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो कि यूरोपीय देश पूछ रहा है कि ओवरऑल पूछ रहा है। अक्टूबर 2024 में कॉप 16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कॉप 16 का जो जैव विविधता सम्मेलन है वो कोलंबिया के कैली में किया गया है, पीछे मैंने कराया है। और देखिए, अगर कुछ फैक्ट यहाँ आपको रिपीट हो जा रहे हैं, तो ये तो और भी सोने पे सुहागा है कि आपका यही रिवीजन हो जा रहा है।
तो अगर हम 100 फैक्ट ला रहे हैं तो 2-4 अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप लोग उसको अन्यथा में मत लीजिएगा। 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो WHO ने जॉर्डन से कुष्ठ रोग की समाप्ति की घोषणा की है और ये दुनिया का पहला देश बन गया है जॉर्डन कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दालों के उत्पादन को दोगुना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है नीति आयोग द्वारा वो 2030 तक किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 15 मिलियन टन से अधिक तेल समतुल्य ऊर्जा खपत श्रेणी में शीर्ष पर रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा है और ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भी जो है महाराष्ट्र शीर्ष पे है। अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? तो AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया गया है मलेशिया के द्वारा और ये विश्व का पहला बैंक है। अगस्त 2025 में कौन से बैंक इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना? तो बैंक इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक है, ये याद रखिएगा। और थोड़ा सा आप जान लीजिए कि बैंक इन क्या है। तो RBI ने बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपने नेट बैंकिंग वेबसाइटों को विशिष्ट बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। 7 फरवरी 2025 को घोषित इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो ऑनलाइन, मतलब ये जो RBI ने 7 फरवरी 2025 को ये घोषणा करी है कि जितने भी बैंक हैं वो बैंक इन डोमेन का फॉलो करें और कब तक इनको कर लेना है? तो 31 अक्टूबर 2025 तक। और इसके तहत सबसे पहला बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। और बैंक इन डोमेन से लाभ क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और डिजिटल बैंकिंग में जनता का विश्वास बढ़ाना। तो ये बैंक इन डोमेन का जो है वो उद्देश्य है और इसमें सबसे पहला प्रयास PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया है। RBI द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 13.7% की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो जो भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है वो गुजरात को हुआ है। 22 जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया बना। और थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए कि कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला बैंक बना है? कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया। और हाल ही में ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा देश तीसरे स्थान पर आ गया है? तो भारत है। मतलब पहले पे ऑटोमोबाइल में अमेरिका है, सेकंड पे चीन है और थर्ड पे कौन है? तो आपका भारत है। भारत में राजकोषीय समेकन, मजबूत कारपोरेट वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की सॉवरेन के क्रेडिट रेटिंग को, जो पहले क्या थी, पहले BBB- थी, अब उसको बढ़ा करके क्या कर दिए? तो BBB कर दिए। मतलब जो माइनस था वो हट गया है और ये भारत के लिए अच्छी उपलब्धि है। काफी वर्षों बाद ये उपलब्धि से मिली है और इस पे मैंने पूरा एक पैराग्राफ में करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने लिया है क्योंकि महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। हाल ही में भारत ने सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए कितनी स्थापित विनिर्माण क्षमता हासिल की है? तो ये 100 गीगावाट की है। भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बना है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। आप इसको भी जानिएगा कि ये जो RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस जो है वो प्रदान किया है। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 8 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो देखिए अगस्त 2025 की बात हो रही है, 8 अगस्त 2025, और यह अब तक जो विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो 693.62 अरब डॉलर के पास है ये विदेशी मुद्रा भंडार।
11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन बन गया? तो कृषि मतलब पशुपालन और मुर्गी पालन को जो कृषि का दर्जा दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां खोला है? तो टेस्ला कार अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है 1.5-2 महीना, और बहुत काफी लग्जरी कार है, इलेक्ट्रिक कार है, हालांकि किफायती है। तो उसका पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्स सिटी मॉल में खोला गया है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रस्तुत 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन शीर्ष राज्य, प्रोसेस्ड में आप देखेंगे तो फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स बनाने वाले जो आलू का जो उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा उसमें शीर्ष पे कौन है? तो गुजरात है। जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है एसबीआई को। पता नहीं कैसे मिल गया है मतलब आप यहाँ जाएंगे, आप इससे कस्टमर होंगे तो काफी चलाते हैं, और जितनी भी सरकारी बैंक है उनकी स्थिति यही है, और इसीलिए इनकी स्थिति ज्यादा से ज्यादा डमाडोल होती जा रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए और समग्र आर्थिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा। महत्वपूर्ण है, और अभी इनकी यात्रा भी हुई है यूके में, तो ऐसे में ये समझौता हुआ है। अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है? तो आप जान ही रहे होंगे 50%। ये 25+25 करके है, 2 बार में लगा है, और अभी वर्तमान में जो है ये कितना है? तो 50% है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई? तो अन्नदाता सुखी भव किसान सम्मान निधि जो शुरू की गई है प्रधानमंत्री, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जून 2025 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कुल 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ भारत की रैंकिंग कितनी है? तो यूनिकॉर्न में हमारे देश में कुल 64 यूनिकॉर्न है, और हम 3rd रैंक पर हैं वैश्विक स्तर पर। शीर्ष रैंकिंग में आप देखेंगे तो अमेरिका सर्वाधिक है, मतलब 758 है अमेरिका में यूनिकॉर्न, मतलब हमसे कितना ज्यादा है। और चीन में सेकंड नंबर पे 343, तो चीन भी सेकंड नंबर पे, हालांकि अंतर काफी है अमेरिका से चीन के बीच और चीन के भारत के बीच। तो अभी भी कुछ सेक्टर में देखा जाए तो यूएसए का कोई मुकाबला नहीं है, और इसीलिए देश दुनिया ट्रंप की जातियों से हलकान है, परेशान है। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण मार्च 2024 के मुकाबले 10% बढ़कर के कितना हो गया? देखिए, जो 2024 में हमारा बाह्य ऋण था उसमें 10% की वृद्धि हुई है 2025 मार्च तक में, और ये बढ़कर के 736.3 अरब डॉलर हो गया है। जून 2025 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी भारत के 100 सर्वोच्च कंपनियों के ब्रांड वैल्यू में कौन शीर्ष पर है? तो टाटा ग्रुप है। ब्रांड वैल्यू में शीर्ष पर टाटा ग्रुप है। हाल ही में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इफ्को ने पहला मतलब नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा विदेश में, तो वो ब्राजील है। 34 वर्ष बाद कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उपलब्धि 34 वर्षों के बाद जर्मनी को प्राप्त हुई है। नहीं तो इसके पहले जापान ही था, वो काफी संपन्न था, और चूंकि उसके पास संपन्नता ज्यादा थी तो वो देश दुनिया को बहुत सस्ती कीमत पर ऋण देता था। और हमारे देश में भी बहुत से ऐसी परियोजनाएं हैं, जैसे अभी जो हम बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं गुजरात से मुंबई, मतलब अहमदाबाद से मुंबई के बीच, तो उसमें भी कौन हमको ऋण दिया है? तो जापान ही दिया है, बहुत कम कीमत पे। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी हमारी परियोजनाएं हैं जो जापान के सहयोग से चल रही हैं, और जापान केवल हमें ही नहीं है सस्ते ऋण देता है, ये वैश्विक स्तर पर देता है। लेकिन 34 वर्षों की बासाहत उससे छीनी किसके द्वारा है? जर्मनी के द्वारा है। 6 जून 2025 को आरबीआई द्वारा एक बार फिर रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती के बाद वर्तमान में कितना है? तो 5.5 है। ये ध्यान रखेंगे, रेपो रेट इस समय कितना है ये।
और जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने की जो है वो अनुमति दी है? तो फ्लिपकार्ट को दी है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का हाल ही में किसे अध्यक्ष चुना गया? तो जो जियामी, मतलब एआईबी के जो अध्यक्ष बने हैं चीन के जो जियामी बने हैं। जून 2025 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन बन गई है? तो अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति इस समय बन गई है गोल्ड। सेकंड नंबर पे यूरो थी और यूरो को रिप्लेस करके गोल्ड आ गया है। और ये क्यों हो रहा है? तो वही जो ट्रंप महोदय टैरिफ खेल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे अपने भी देश में इस समय सोने का भाव बढ़ता जा रहा है। अभी तो 2-3-4 दिन पहले जो है मैंने देखा था कि 1,18,000 तक पहुंच गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो जो जब भी देखिए, जब भी वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता की चीजें आएंगी तो उस समय गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो सुरक्षित निवेश माना जाता है। मतलब जब शेयर बाजार डिस्टर्ब रहेगा तो गोल्ड की स्थिति बेहतर रहेगी। जून 2025 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 5.3% गरीबी अब रह गई है। और ये कौन कह रहा है? तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कह रही है। अडानी समूह दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण कहाँ कर रहा है, जिसे अंतरिक्ष में भी देखा जा सकता है? तो गुजरात के कच्छ में ये कर रहे हैं सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो अडानी समूह के द्वारा किया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखेंगे। मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट पर आधारित नीति आयोग के वक्तव्य के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को पछाड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मई 2025 में भारत के किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का राज्य जो है वो गुजरात बन गया है। कब? तो मई 2025 में। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। और मई 2025 में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में। इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया गया मई 2025 में पुणे में। मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया गया है? तो एक परिवार एक उद्यमी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ये योजना। 29 मई 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? तो पूरी उड़ीसा से। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो प्रवाह और सारथी, तो जो प्रवाह और सारथी जो अभियान थे आरबीआई के, तो इसी के लिए जो है लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है आरबीआई को। 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कॉर्पोरेट नाम परिवर्तित करके रखने की घोषणा की है। तो इटर्नल लिमिटेड, तो जोमेटो का जो नाम बदल जाएगा तो कॉर्पोरेट जो नाम हो जाएगा वो इटर्नल लिमिटेड हो जाएगा। 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अल सल्वाडोर। और पीछे मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा देश है कि पर्यटन के भुगतान में बिटकॉइन को जो है वो एक्सेप्ट किया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं और आप लोगों को थोड़ा सा फैक्ट चेक भी हो जाए कि कितनी गंभीरता से आप क्लास कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष घोषणा किया है? तो 2022-23 से बहुत महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान में 2022-23 हो गया है और अभी क्या था? तो 11-12 था। तो 11-12 से हट करके क्या हो गया है? तो 22-23 हो गया है। जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में आईआईटी सेवाओं के ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय कंपनी $20 बिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, मतलब ये टीसीएस है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? तो ये जो परमाणु ऊर्जा मिशन है ये
20,000 करोड़ रुपए का, और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो स्थापित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो पहले आप देखते होंगे कि अभी 6-7 साल पहले 7-8 साल हो गया, तो जो रेलवे का बजट होता था और जो केंद्रीय बजट होता था ये अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। मतलब रेलवे का बजट रेलवे मिनिस्टर प्रस्तुत करते थे, लेकिन ये व्यवस्था कब से समाप्त की गई, मतलब वही ईयर आप हमको बता दीजिए कमेंट करके, क्योंकि आपकी परीक्षा में कई बार ये पूछा गया, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ा करके 100% करने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्रदान करने के लक्ष्य की घोषणा की है, तो 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कुल जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 2025 में कितना है, तो 55.3% का योगदान है सेवा क्षेत्र का। और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की जाएगी, तो बिहार में। और 11 दिसंबर 2024 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां जो है गवर्नर नियुक्त किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर जो नियुक्त हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं, तो संजय मल्होत्रा हुए हैं। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य में घोषित किया गया है, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा शीर्ष पर है। और इसको मैंने डिटेल से कराया है, तो पीछे करंट अफेयर्स की क्लास यदि आपने देखा होगा तो आप लिंक स्थापित कर पा रहे होंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका के साथ हुआ है, मैंने बताया ही है। और ये करीब करीब 17.9%, मतलब एक तरीके से आप देखेंगे तो 18% का करीब निर्यात हमने अमेरिका के साथ किया है। और आयात वहां से बहुत कम है, इसलिए जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे फेवर में झुका हुआ, मतलब भारत के फेवर में। और इसीलिए हम ट्रम्प की जो इस समय की नीतियां हैं तो उससे हम थोड़ा सा प्रभावित भी हो रहे हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो जल जीवन मिशन की अवधि को जो है 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी, जल्दी से कमेंट करिएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो कुल 50% का निर्धारित किया है। कब तक के लिए, 2030 तक। तो ये भी जानते रहिएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का विकास दर जो है कितना अनुमानित है, तो 6.3 से 6.8 के बीच अनुमानित है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है कितना, तो 332.3 मिलियन टन जो है वो अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन की जो है घोषणा की गई है, तो अरहर, उड़द और मसूर में हम आत्मनिर्भर बने, मतलब हमको जो है जितना हमारा खपत है उतना हम प्रोडक्शन कर सके, तो इसके लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है। और एकदम नाम याद रखिएगा, इसमें से कोई एक नहीं रहेगा और कह देगा इसमें से कौन सा एक इस मिशन में शामिल नहीं है। तो देखिए अरहर है, अरहर सबसे ज्यादा दालों में हम उपयोग करते हैं, उसके बाद उड़द है और मसूर है। 22 दिसंबर 2024 को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों को खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो हरियाणा है। और हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा शुरू किया है, तो गोल्डन कार्ड जो वीजा शुरू किया गया हाल ही में अमेरिका के द्वारा किया गया है। और अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सॉवरेन वेल्थ मतलब संप्रभु धन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है, तो सबसे अमीर शहर जो दुनिया घोषित किया गया है अबू धाबी को। और इसकी जो अनुमानित पूंजी है तो कितनी है, तो ये $1.7 ट्रिलियन है।
अक्टूबर, अब सोचिए 1.7 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित पूंजी अबू धाबी की है और करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर हमारी कुल इकोनॉमी है। तो आप सोचिए कि कितना ये रिच शहर है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक राजधान मतलब योगदान महाराष्ट्र का है और ये करीब 13 पॉइंट समथिंग है। गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर 2024 में आयोजित 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर सम्मान मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार मिला भुवनेश्वर, उड़ीसा को मिला है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को ये 14वां जो है महारत्न कंपनी का दर्जा इसे दिया गया है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से अक्टूबर 2024 में जारी दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो 105वीं है। मतलब 127 देशों में हमारी जो हंगर रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, तो भारत की रैंकिंग है 105वीं। सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहां प्रारंभ की है? तो कलिंग नगर, उड़ीसा में की है। दूर दराज के गांव में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था जिसे वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को यह पुरस्कार दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को चूंकि पीछे भी आपने मेरा क्लास देखा होगा तो पता होगा, आप लोग ये जो एनजीओ है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इसकी फाउंडर को बताना है एक फीमेल है और मुहंडन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। रमन इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को, तो उर्वशी सिन्हा के बारे में जानिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। रमन इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है क्वांटम के क्षेत्र में। और उर्वशी सिन्हा को रमन इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हैं ये। अगस्त 2025 में नीरज घायवान द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो होम बाउंड को मिला है। इसी तरीके से हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है धर्मेंद्र प्रधान को, जो शिक्षा मंत्री हैं। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो केन्या के केनेडी ओडेड और कनाडा के बेंडा रेनॉल्ड्स को दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। हाल ही में किस भारतीय को फेडरेशन इंटरनेशनल डे सोसाइटी मैजिक्स द्वारा ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड मिला? तो ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का जो पुरस्कार मिला है वो सुहानी शाह को मिला है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत जिनकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा किसे? तो शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान की फिल्म जवान के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ 71वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला है और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए मिला है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 43वां लोकमान्य राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए हाल ही में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए मिला है। तो इसको भी आप जानते रहिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को 10 लाख से अधिक, देखिए ये शब्द याद रखिएगा कि यहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वो ओवरऑल आप देखेंगे तो इंदौर बना हुआ है और इंदौर के बाद सूरत है, मतलब ये इंदौर सूरत तो है ही है उधर, लेकिन यहाँ क्या करें कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है?
तो ये अहमदाबाद इसको मिला है। और इसमें आप देखेंगे तो थर्ड रैंक पे अपना लखनऊ है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अहमदाबाद के बाद सेकंड रैंक पे इसमें कौन सा शहर है। 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती के अवसर पर किसे खाद्य एवं शांति के पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो जो पहला MS स्वामीनाथन खाद्य पुरस्कार दिया गया है वो एडेमोला एडनले नाइजीरिया के हैं, ये इनको दिया गया है। और चूंकि पहला है और MS स्वामीनाथन का योगदान हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो ये सर्वविदित है कि कितनी महान हस्ती रही हैं। और अगर भारत आज जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाया है तो उसके पृष्ठभूमि में इन्हीं की सोच और यही थे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, याद रखिएगा एडेमोला एडनले हैं और ये नाइजीरिया के हैं, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अब तो ये हमारा आज का सेशन खत्म हो गया, लेकिन ये कुछ बैचेज हैं संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक तो हमारा RO मुख्य परीक्षा को लेकर के बैच है, जो बच्चे RO PT पास किए हैं तो वो इससे जुड़े और यहाँ अपना डेली प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस कराया जा रहा है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आप लिख करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है, हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा जो कमी रहती है वो बताई जाती है। और फिर क्या होता है तो आपको PDF भी दिया जाता है कि मतलब आपके पास एक मॉडल आंसर भी रहता है। इसी तरीके से हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है UP PCS को लेकर के, तो 2 बैच, देखिए 15 अक्टूबर से हमारे 2 बैच चल रहे हैं। तो जो हमारा पहला बैच होगा वो बेसिकली होगा जो वर्ष भर हमारा चलता है। तो जो बच्चे 2026, 27, 28 के लिए आना चाहते हैं उनका स्वागत है। और एक होगा टारगेटेड बैच जो PT के बाद तुरंत शुरू होता है, हर बार शुरू होता है, और PT पास अब की बार मेंस पार बैच। तो वो बैच उन बच्चों के लिए होता है कि जो PT पास करो उनको मुख्य परीक्षा देना है। तो ये सारे बैच में नामांकन प्रक्रिया शुरू है। बैच हमारे 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है इसको ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि अंततः मुख्य परीक्षा ही असली है। बाकी तो PT आप लगेंगे शिद्दत से तो पास कर ही लेंगे। और PT UP PCS या किसी भी स्टेट PCS का पास करना इधर जो थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रहा है, तो सही बताया तो वो आप लोग की गलती कम, आयोग की कारस्तानी ज्यादा है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन वो हर बार डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे में PT को पूरी तरीके से इन लोगों ने जुआ बना दिया है। तो इस जुआ रूपी PT में एक बार अगर आप सफल हो रहे हैं तो इतनी मेहनत से आप मेंस तैयार करके रखिए पहले से कि अगर एक बार PT आपको मेंस लिखने का मौका मिल रहा तो फाइनल सिलेक्शन लेकर के, मतलब फाइनल सिलेक्शन ही रैंक लगा के निकल जाइए। नहीं तो फिर अगर यहाँ फंसे तो हो सकता है कि आप इस बार PT पास किया और अगली बार PT फेल कर दें। बहुत अनिश्चितता है PT में। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो वो माननीय हमारा आयोग है। और ये सारे स्टेट के बच्चे इसलिए परेशान रहते हैं। कुछ लिंक्स हैं संस्थान के, एक तो हमारा समृद्धि IAS का ऑफिशियल लिंक है @ तो इसको ज्वाइन करें और ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। साथ ही साथ जो आप लोग PDF मांगते रहते हैं तो सब यहाँ मिलता है, बस आप लोग इसको ज्वाइन करें। कुछ और लिंक्स हैं, एक तो हमारा YouTube है जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सभी चैनल आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। और सबसे लास्ट में यदि आप हमसे बात करना चाह रहे हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।